वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम पीवाईक्यू देखने वाले हैं। पीवाईक्यू के अंतर्गत हम देखने वाले हैं आज 12th लेवल पर जो एग्ज़ाम होंगे ना, उन्हीं से रिलेटेड एक एग्ज़ाम देखने वाले हैं। ये भी 12th लेवल पर आता है। इसका नाम है बंदी रक्षक। ये एग्ज़ाम हुआ था 15 अक्टूबर 2023 को। ठीक, तो इसको देखने वाले हैं। इसी प्रकार से 12th लेवल पर ही फॉरेस्ट गार्ड आएगा, 12th लेवल पर ही कनिष्ठ सहायक आएगा, 12th लेवल पर ही कांस्टेबल आएगा और 12th लेवल पर ही हमारी बहुत ही हाईलाइटेड क्या सीजपाल आएगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस लेवल पर। तो देखिए, ये 100 नंबर का पेपर है। इस 100 नंबर के पेपर में 40 नंबर की उत्तराखंड है, 20 नंबर की हिंदी है, फिर 10 नंबर की रीजनिंग है और रिमेनिंग 30 नंबर की क्या है, हमारी जीएस है। उस जीएस में से भी इंडियन जीएस, उस नेशनल जीएस, तो उस जीएस में से भी वो अलग अलग भागों में कैटेगराइज है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिर उसके बाद करंट अफेयर, फिर उसके बाद कंप्यूटर आ जाता है। उसमें अलग अलग आ जाते हैं। उसमें से भी फिर करंट अफेयर भी, नेशनल करंट अफेयर, स्टेट वाला, लोकल करंट अफेयर, है ना। ये सारी चीज़ें कैटेगराइज होती हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये 60 नंबर का पहले पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाएंगे और जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ले आऊँगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं पूरा एक साथ ही कराऊंगा तो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा ना, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा उत्तराखंड से। देखिए, हमने अभी तक जो उत्तराखंड और हिंदी की सीरीज़ की है ना, जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी के अंडर में देखना अब आप लोग कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या उससे कुछ आ भी रहा है हमने जितना पढ़ा है। अभी आप लोग खुद ही देख लेंगे मेरे कहने से, उसमें मेरा जस्टिफाई करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग खुद ही देखेंगे। ठीक, जितना हमने पढ़ा है, जितना हम अभी तक बोलते हैं कि वो बात सच है कि नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कि वो क्वेश्चन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड का हम। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस उपजाति का निवास स्थान क्या है, उच्च पर्वतों में नहीं है। बोल रहा है उच्च पर्वतों में नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से उच्च पर्वतों में रहने वाली जो जातियां हैं, उपजाति हैं, वो भी होंगी इसमें। तो कौन सा नहीं है बोल रहा है। देखिए, तोलछा हो गया, सौका हो गया और मारसा हो गया। ये तीन क्या है, हमारी भोटिया की उपजाति हैं। अब ये भोटिया रहता है नहीं रहता है उच्च स्थानों में, ये तो रहते हैं। हमने महान हिमालय पढ़ा था जब, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ देखना। मैंने बताया था कि इन उच्च स्थानों में, महान हिमालय में, यहाँ पर क्या भोटिया लोग रहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि वो लोग क्या अपना कृषि वगैरह तो होती नहीं, वहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है। जब गर्मी, कृषि भी वो गर्मियों के दिनों में जब बर्फ़ पिघल जाती है, तो वो 3-4 महीने के लिए मुश्किल से ऐसे मंडुआ अंडुआ टाइप की जो छोटी मोटी कृषि करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, ये दन, कालीन, थुलमा, जड़ी बूटी, इन कीड़ा जड़ी वगैरह, इनका ही व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते हैं। भेड़ पालन वगैरह ये सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं, ये भी मैंने बताया था। ठीक, अब तोलछा, मारछा और शौका हो गए, ये भोटिया की उपजाति है। ये तोलछा है चमोली में, मारछा भी चमोली में है और शौका पिथौरागढ़ में होते हैं। तो इनसे राइट आंसर क्या हो जाएगी, फिर पर्वतों में जो नहीं है, उच्च पर्वतों में, ये हो जाएगी खून का। ठीक, मैं ये ट्राइबल जब पढ़ाऊंगा ना, ये जब जनजातियाँ पढ़ेंगे, तो मैं पूरी डिटेल में एक एक चीज़ को बताऊंगा आप लोगों को और प्रॉपर उत्तराखंड के मैप में दिखाऊंगा आप लोगों को कि कहाँ कहाँ पर कौन सी जनजाति है। ठीक, और उनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब पहला ही क्वेश्चन आपको मिल गया कि जो हमने पढ़ा था वो क्वेश्चन यहाँ पर दिख गया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तभी मैं बोल रहा था पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है ना। देखिए, सिलेबस में क्या दिया है, फिर उस सिलेबस के अंतर्गत भी फिर पीवाईक्यू देखिए, उस सिलेबस के अंतर्गत भी फिर वो पीवाईक्यू में, मतलब वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहा है, किस लेवल के पूछ रहा है, और उस सिलेबस के अंतर्गत भी मतलब उस सिलेबस के अंतर्गत भी कि कौन से वाले पार्ट से पूछ रहा है। सिलेबस में से भी पूरा सिलेबस नहीं आता यार, उस सिलेबस में से भी कौन से सिलेबस के कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर उस पार्ट से भी किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। तो यही तो देखना होता है। तो हम आगे देखते हैं, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है। तो ये हमारे उत्तरकाशी में, हम जब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रहे होंगे ना, इसके बाद वन और वन्यजीव वाला पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पूरी डिटेल में इन चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि नेशनल पार्क 6 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी 7 हैं, इस टाइप से हम पूरा डिटेल में देंगे। हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन चल रहा है, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद बने हुए वन्यजीव में ही चले जाएंगे हम, या फिर रिवर सिस्टम करेंगे। रिवर सिस्टम तो उसमें ही आ जाएगा, है ना।
तो वहाँ पर पूरी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, देखिए ये लीजिए आगे आपके दर्रे प्यारे, मैंने बोला था ना दर्रे आते ही आते हैं, तो लिपुलेख दर्रा, इसमें से क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, लिपुलेख दर्रा। पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है, मैंने बताया था कि लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में है, ये ट्राई जंक्शन पे है, ये यहाँ पर, यहाँ से हमारा ईस्ट से क्या लग जाएगा हमारा पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के साथ मतलब इधर नेपाल लग जाएगा, ऊपर से चाइना लग जाएगा, ठीक। यहाँ से नीचे से इंडिया लग जाए, तो ट्राई कॉर्नर पर है। यहाँ से मैंने बोला था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा होकर जाती है यहाँ से, और यहाँ से हमारी काली नदी निकलती है। ये काली नदी रिवर सिस्टम पढ़ा मतलब पूरी डिटेल में आप लोगों को मैं उसका फ्लो चार्ट डायग्राम और उत्तराखंड की मैप प्रॉपर बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक। उसके बाद तुंगन भी लिखा है, उसी का दूसरा नाम है, तो ये चमोली बिल्कुल सही है ये भी। उसके बाद बाड़ा होते उत्तरकाशी दिया है, बिल्कुल गलत है, इसका आंसर यही होगा ट्रेल पास बागेश्वर, ये भी सही है, ठीक। बाड़ा होती हमारा उत्तरकाशी में नहीं, ये है चमोली में हमारे। देखिए उत्तरकाशी के अगर दर्रों की बातें कर रहे हैं ना हम, तो उत्तरकाशी में हमारी क्या है, अगर उत्तरकाशी में हम वेस्ट की बात करें तो उत्तरकाशी से हिमाचल से लगने वाला कौन सा है हमारा श्रीकंठ दर्रा। अगर हम उत्तरकाशी से तिब्बत की बात करें ऊपर को, तो वहाँ से हमारे थांगला मुलिंगना नेलंग सांगचोकला लगते हैं। अगर हम उत्तरकाशी से कहाँ को, इधर को ईस्ट को बात करें, मतलब कि चमोली से लगने वाला दर्रा हमारा कौन सा है, कालिंदी दर्रा। मैंने इनकी आपको ट्रेंग भी बताई थी, है ना, मैंने बोला था कि उत्तरकाशी के का से काल लिख देना, और उसके चमोली के ली से ल, तो कालिंदी करके मैंने उसके नीचे ऐसे डैश करके भी किया था, उसको हाईलाइट किया था। आप लोग दर्रे वाले वीडियो में जाना, प्लेलिस्ट बनी है प्रॉपर, आप वहाँ देखना, एक एक चीज़ आपको सामने दिख जाएगी, ठीक। जो जो मैंने पढ़ाया आप लोग खुद ही बोलेंगे यार कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। फिर उसके बाद ट्रेल पास, देखिए ये ट्रेल पास वाला भी मैंने बताया था कि बागेश्वर को हमने बेच लिया था। मैंने ट्रेल की जो हमारा कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर, जो उसका सहायक आया था, ई गार्डनर का सहायक आया था, तो हमने बोला था कि ये क्या बोलता है कि बागेश्वर से ट्रेल पास में चढ़ने की कोशिश करता है। मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को। तो ट्रेल पास मतलब हमने एक खाली ऐसी कहानी बनाई थी इसको याद करने के लिए। तो हमने देखा था कि ये ट्रेल जो है इसने असली चढ़ने की, तो इसलिए मैं मतलब चढ़ने की कोशिश तो इसने असली में की थी, लेकिन हमने उसी को ही कहानी वैसे फॉर्म कर दी थी कि जिससे हमें याद हो जाए। मैंने बोला था कि ट्रेल पास नया नया जोश में आया, तो उसने बोला कि ये ट्रेल पास आज क्या होता है, मैं पार करूँगा इसको। तो ये ट्रेल ने बोला कि मैं पार करूँगा इसको, पिथौरागढ़ को जाए या कहीं को जाए। तो लोगों ने बोला, पिथौरागढ़ वालों लोगों ने, ये ट्रेल पास क्या करता है, बागेश्वर से पिथौरागढ़ को आता है, तो ये बहुत दुर्गम है, ये आपके बस की नहीं है ट्रेल साहब, आप ज़्यादा ताव में मत आओ, आप लोग दूसरी जगह चले जाओ। तो ये पहले तो बोलता है एकदम फुल उसमें जाता है कि हाँ मैं करूँगा, लेकिन इसको दिखता है कि यार ये तो वाकई दुर्गम है, अपने बस का नहीं है इधर। तो इसके बाद फिर ये क्या करता है, ये बहाने मार देता है और बोलता है कि मैं तो चमोली में जो फूलों की घाटी है ना, वो मुझे सुंदर लगती है, मैं वहाँ जाऊँगा। तो हमने फूलों की घाटी सुंदर लगती है इसे क्या कर लिया था, सुंदर ढूंढा। तो हमने इस कहानी का मतलब क्या निकाला कि ये जो ट्रेल पास है ये बागेश्वर से पिथौरागढ़ को ऐसे इधर को जाता है, और ट्रेल पास बागेश्वर से इधर हो गया, और बागेश्वर से इधर को चमोली का कौन सा हो गया, सुंदर ढूंगा। फूलों की घाटी सुंदर लगती है इसे क्या, सुंदर ढूंगा। और हमने लोगों ने क्या बोला कि ट्रेल साहब आपके बस का तो ये सुंदर ढूंगा भी कहाँ बात कर रहे हो आप, आपके बस का तो ये नीचे को यहाँ को चंपावत को जो जाता है ये इसमें भी नहीं है, आपके बस का तो यहाँ भी नहीं है, आप तो यहाँ भी जाओगे तो यहीं जाने में आपकी लाश बिछ जाएगी। तो लाश से हमने लाशपा दर्रा याद किया था, जो कि हमारा नीचे चमोली को कनेक्ट करता है, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको याद आ रहा होगा जो मैंने पढ़ाया था, आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, प्रॉपर रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें, ठीक। उत्तराखंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश, देखा आ गया ना फॉल्ट, मैंने कितना जोर मारा था इसमें, ये आते ही करके, यहाँ तक कि मैंने इसको दूसरे दिन रिवाइज भी कराया था इसको, मतलब एक दिन पहले क्लास दी थी, फिर दूसरे दिन इसको रिवाइज कराया था, मैंने रिकॉल कराया था, मैंने बोला था कि ये जरूर आएंगे यार, इनको जैसे तैसे पढ़ लेना, है ना। तो आ गया सामने। तो लघु हिमालय महान हिमालय से कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो हमने देखे थे ना, ऊपर से हमने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच देखा था, ITIZ, उसको हमने टेथिस भ्रंश भी बोला था, हिंज भी बोला था। उसके बाद हमने महान हिमालय से जो लघु हिमालय को अलग करता है वो क्या था, हमारा MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको मुख्य केंद्रीय भ्रंश बोलते हैं। इसमें ऑप्शन C है मुख्य केंद्रीय भ्रंश।
फिर उसके बाद हमारा नीचे को आ जाता है, इसके नीचे आएंगे तो फिर मुख्य सीमांत भ्रंश आ जाएगा MBT, फिर उसके नीचे HFF। पूरा डिटेल में मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना एक बार, पूरी डिटेल में वहाँ चीज़ें मैंने बताई, आप लोगों को खुद ही ये चीज़ें दिख जाएंगी। अब जो साथी मेरा पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उन लोगों को तो लग रहा होगा कि हाँ ये वाकई में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 का, निम्न जनपदों में से कोटा दून किस में अवस्थित है? ये भी मैंने पढ़ाया था, और मैंने क्या बताया था कि इसकी एक ट्रिक बताई थी। कोटा, यहाँ पर हमने इसका आंसर क्या है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जनपदों में से कोटा दून किस में अवस्थित है? ये है नैनीताल में। अब मैंने क्या बोला था इसके लिए, आप लोगों को ट्रिक क्या बताई थी? कोटा बाग जाने वाले लोग आजकल पतले हो जा रहे हैं। क्या? कोटा बाग जाने वाले लोग आजकल पतले हो जा रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? कोटा दून और पातली दून हमारे कहाँ हैं? नैनीताल में है। एक कोटा दून आता है, एक पातली दून भी आता है ना, हर की दून अभी आता है, एक वो उत्तरकाशी में है, बाद में हम पढ़ेंगे उसको, पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो इससे हमें क्या पता चला? ये नैनीताल में है, मैंने बताया हुआ है ये भी। कोटा दून और पातली दून हमारे कहाँ है? नैनीताल में। इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने? कोटा बाग कहाँ आता है? हमारे नैनीताल जिले के अंतर्गत। तो कोटा बाग जाने वाले लोग आजकल पतले हो जा रहे हैं। ठीक, ये मैंने बताया था आपको। उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में आता है? ठीक, ये तो हमारा हो गया उधम सिंह नगर। ये तो मैं हमेशा जब मैप बनाता हूँ तो बोलता हूँ कि ये पतली सी पट्टी हमारी उधम सिंह नगर है, जो कि तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2000 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है? ये है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है ना, हम जनसंख्या पढ़ेंगे जब, वहाँ पूरी डिटेल में बताऊंगा। एक वर्ग किलोमीटर में रह रहे लोगों की संख्या को उसका जनसंख्या घनत्व से मानते हैं, मतलब निकालते हैं उसको। ठीक, लाखा मंडल उत्तराखंड, लाखा मंडल जो है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ये है हमारे देहरादून में। ठीक, जब हम पढ़ेंगे इसको आगे आएगा ये भी सब। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? अब बताओ, कितनी डिटेल में मैंने बताया है, एक एक चीज़ को मैंने हाईलाइट किया, मार्कर से इसको लगा के मैंने किया है ना। तो इसका आंसर क्या है आप ही लोग बताओ? पौड़ी। अब पौड़ी कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से। एक एक चीज़ बताया है यार मैंने, एक एक जिला यहाँ तो मैंने इसको हाईलाइट कर के इसमें लिख के मैंने बताया। पौड़ी है ना, हमने देखा था कि सर्वाधिक 7 जिलों से बनाता है करके, पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। आप लोग वहाँ जाना, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा, पूरा डिटेल में मिलेगा आप लोगों को। ये एक एक चीज़ मैंने खोल के बताई है। उत्तराखंड का मैप बनाया है, उसमें मैंने प्रॉपर लिखे हैं, फिर ऐसे 1 2 3 करके काउंट किए हैं, मैप में गिनाए हैं आप लोगों को मैंने, है ना। तो जो साथी पहले से फॉलो कर रहे हैं तो उनको तो मतलब हाँ वाली बात अंदर से एक खुद ही फील हो रहा होगा, हाँ कि वी आर द राइट ट्रैक। ठीक, तो आप लोग देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बोल रहा है? ये हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उत्तराखंड की हिस्ट्री पूरी मस्त पढ़ाऊंगा आपको, हिस्ट्री पढ़ने में तो वैसे ही मजा आता है। ठीक, तो श्रीनगर अजयपाल ने बसाया, सही बात है। तो फिर चाँदपुर गढ़ी भानु प्रताप, ठीक ही हो गया। अल्मोड़ा कनकपाल, ये गलत हो जाएगा। टिहरी सुदर्शन शाह, ठीक हो गया। अल्मोड़ा कनकपाल नहीं होगा, इसका बालू कल्याण चंद होना चाहिए था, क्योंकि भीष्मचंद्र ने क्या किया था वहाँ से, मतलब उसने घोषित किया कर दिया था कि अल्मोड़ा राजधानी ले जाएंगे। खगमना कोट का निर्माण किया था उसने, खगमना कोट के बाद उसकी हत्या हो गई थी, तो फिर उसने बालू कल्याण चंद ने फाइनली वहाँ पर चंपावत से अल्मोड़ा अपनी ट्रांसफ़र कर दी थी, अपनी क्या राजधानी। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। देखिए, जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं ना, आप लोग अगर भूल लें तो रिकॉल करने के लिए एक बार फिर चले जाना प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट तो परमानेंट बनी हुई है आपके लिए, तो बनी हुई है ना। तो हम देख लेते हैं उत्तराखंड वाले क्वेश्चन, कहाँ तक चले गए थे? हम चले गए थे 50 तक। क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं हम, ये आ जाता है हमारा। फिर देखिए फ्रेंड्स, हम इसको 100 तक कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा सा यार वीडियो लंबा बन सकता है, तो बोर मत होना है। वैसे तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों का, इसलिए मैंने पूरा पेपर एक साथ नहीं कराया है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही होगा करके। यार अब मैं देखो, अब या तो मैं औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी शाह के दरबार में किसको भेजा था? इसका आंसर है राम सिंह। फिर कौन गढ़वाल का व्यापक भूमि बंदोबस्त किया? इसका आंसर है बैकेट। फिर उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बड़ाहट। ऐसे करूँगा तो उसका मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके समझा के चल रहा हूँ, तो उससे आपकी चीज़ें कोरिलेट होंगी। अब थोड़ा बहुत समझा के चलूँगा तो फिर उसका मतलब थोड़ी वीडियो लंबी जानी है ना। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी जाएगी, तो प्लीज़ घबराना मत, मतलब बोर मत होना। हाँ, तो मतलब बहुत देर तो मैं खुद ही नहीं लगाऊंगा, मैं भी समझता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा तो समझते हुए ही चलेंगे ना यार।
देखिए, औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह जो था उसके दरबार में किसको भेजा था। देखिए, जो पृथ्वीपति शाह हम जब ना पढ़ेंगे, जब हम पंवार वंश पढ़ेंगे तो उसमें पृथ्वीपति शाह कर्णावती है ना, कर्णावती इसकी संरक्षिका होती है ना, है ना। तो इसकी संरक्षिका जो कर्णावती होती है उसके दरबार में ये पृथ्वीपति शाह के दरबार में कौन आ जाता है, हमारा सुलेमान शिकोह। और सुलेमान शिकोह कौन होता है, ये होता है दारा शिकोह का बेटा। अब उधर होता है उत्तराधिकार का युद्ध ना, जैसे शाहजहां के बाद क्या होता है कि उसके पुत्रों में 4 बेटे होते हैं उनके। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना हम, मिडाइवल जो लास्ट जब पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध चलता है, तो वहाँ पर भाई भाई आपस में लड़ मर जाते हैं, तो वहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध होता है। तो जो दारा शिकोह होता है उसको क्या करता है, उसका और इसका औरंगजेब का युद्ध होता है, तो वो क्या करता है, मतलब जो उसको कैप्चर कर लेता है, तो दारा शिकोह को, ये सुलेमान शिकोह क्या करता है, ये भाग जाता है वहाँ से, और भागकर ये सबसे पहले क्या करता है, कुमाऊं में शरण लेता है। कुमाऊं में उस टाइम होता है हमारा चंद्रवंश का बाज बहादुर शाह, वो काफ़ी अनुभवी और एक एजड आदमी होता है, तो वो उसको तो बहुत अनुभव होता है, वो तो अपने लिए दुश्मनी मोल लेता नहीं है, वो बहुत चालाक आदमी होता है। वो उसको पता है भाई मैं अगर यहाँ इसको शरण दूंगा तो ये फिर मुगल मेरा हैप्पी बर्थडे कर देंगे, फिर मेरा बर्थडे अच्छे से बनेगा, मेरी बैंड बजा देंगे वो, और उनसे अपने वो रिश्ते भी अच्छे बनाए रहता था। तो उसने क्या कहा, अरे भाई सुन सुन यार, वो ना उधर सुलेमान शिकोह बच्चा है करके उसे पता था, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा ही था सुलेमान शिकोह, है ना। नहीं सॉरी, मतलब इधर का पृथ्वीपति शाह, क्योंकि वो तो इतना छोटा था कि मतलब उसको हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पूरी डिटेल में बताऊंगा। वो तो इतना छोटा था कि मतलब उसकी संरक्षिका के रूप में उसकी मम्मी कर्णावती क्या कर रही थी, उसकी संरक्षिका के रूप में भूमिका निभा रही थी। तो ये यहाँ भेज देता है इसके किसके दरबार में, हमारे पृथ्वीपति शाह के दरबार में। तो वो इसको शरण दे देता है, किसको, सुलेमान शिकोह को शरण देता है। तो वो चिढ़ जाता है औरंगजेब इससे, और इसके दरबार में किसको भेजता है, राम सिंह नामक व्यक्ति को भेजता है, और ये इसको पकड़ के ले जाता है, किसको, सुलेमान शिकोह को। और सुलेमान शिकोह को पकड़ाने में मदद किसने की थी, बोलते हैं मेदिनी शाह ने, है ना, पृथ्वीपति शाह का जो बेटा था। मैं इसको पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा जब हमारी हिस्ट्री चलेगी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम शाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था। तो ये विकेट बंदोबस्त है, ये काफ़ी फेमस हुआ था, इसको हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, ठीक। ये विकेट बंदोबस्त था हमारा। उसके बाद उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट हो गया ये। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो फैक्ट हैं तो उनमें आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया, ये कहा गया है हरिद्वार को। निम्न पवार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधव सिंह भंडारी थे, तो ये हो गया महीपति शाह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महीपति शाह वगैरह इनको भी पूरी डिटेल में मस्त पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करना। किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नक्कटी रानी शासन कर रही थी। देखा, आ गया क्वेश्चन वही जो मैं अभी बता रहा था। क्या बोल रहा है, किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकटी रानी शासन कर रही थी। नागकटी रानी किसको बोलते हैं, इसी कर्णावती को। अब कर्णावती किसकी संरक्षिका थी, इस पृथ्वीपति शाह की। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी। तो सिख में जो गुरु राम राय जब आए थे तो वहाँ पर किसका शासन था उस टाइम, फतेहपति शाह का था। तो फतेहपति शाह ने इनको जमीन दान में दी थी गुरु राम राय को, ठीक। इसको भी पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे फतेहपति शाह को। फतेहपति शाह भी एक काफ़ी अच्छा शासक था, मतलब ये शिवाजी की तरह एकदम वेशभूषा में रहता है, घोड़े वोड़े में बैठ के, इसके नवरत्न वगैरह भी रखता था अपने दरबार में, है ना। फतेहपति शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम पढ़ेंगे हम परमार वंश के अंतर्गत। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या था, आ गया ना वही क्वेश्चन। देखा एक कॉन्सेप्ट यार, तभी बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट के पीछे जाना चाहिए। अब हम फालतू में रट रहे थे तो इतनी चीज़ों को रट रहे होते। अभी मैंने यहाँ पर जब मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 51 में मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में बता दिया था। अब वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, उससे पता है यहीं पर 3 क्वेश्चन बन गए, है ना। उसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने इसकी पूरी कहानी जो समझाई आपको, उस कहानी के अंदर ही यहाँ पर 3 क्वेश्चन अभी अभी बन गए। देखिए अब क्या आ गया क्वेश्चन, श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम
क्या था? तो ये मुगल शहजादा कौन था? सुलेमान शिको। सुलेमान शिको क्या था? इस दारा शिको का बेटा था, ठीक। अब ये दारा शिको क्या था? ये दारा शिको था इस औरंगजेब का बड़ा भाई। ये औरंगजेब का बड़ा भाई था। तो इसमें ये क्या करता है ना, ये मतलब वैसे काफ़ी वो था, ज्ञानी आदमी था ये। आ, सुलेमान सिको नहीं, मतलब दारा सिको इसका पिता। तो हम चले गए थे क्वेश्चन नंबर 58 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। मानवोदय काव्य की रचना किस पंवार शासक के शासनकाल में हुई थी? मानवोदय काव्य की हुई थी मानशाह के टाइम में, ठीक। श्याम शाह, मानशाह, हम इनको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग वाला में मैचिंग में हमने पढ़ा था। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अजय पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा? तो इसमें कब रहा गोरखा शासन? गोरखा शासन रहा हमारा कब? 1804 से 1815 तक। देखिए 1804 में क्या हुआ? खुड़मुड़ा के मैदान में क्या हुआ? प्रद्युम्न शाह को वीर गति को प्राप्त हो गई, या जो मारा गया वहीं पर, जो भी बोल लीजिए आप। तो वहाँ पर क्या हुआ? प्रद्युम्न शाह की होगी मृत्यु, मतलब वो मारे गए वहीं पर। तो उसके बाद यहाँ पर गोरखों ने कैप्चर कर लिया। फिर वहाँ पर गोरखों ने यहाँ शासन किया यहाँ। फिर उसके बाद लेकिन कुमाऊँ में क्या था? 1790 में इनने कैप्चर कर लिया था, ठीक। तो उसके बाद 1815 में क्या हुआ? यहाँ पर फिर क्या आ जाते हैं हमारे अंग्रेज आ जाते हैं। तो फिर संगोली की संधि वगैरह होती है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम उसको, है ना, क्या हुआ कैसा हुआ। फिर ये गोरखे नहीं माने, तो गोरखे भी तो खतरनाक ही थे, तो ये नहीं माने। तो फिर इन अंग्रेजों ने क्या किया? फिर नेपाल पर ही चढ़ाई कर दी। तो उन्हीं की उनका वहीं बैंड बजाया, थोड़ा उनका हैप्पी बर्थडे वगैरह वहीं किया। तो उसके बाद फिर वो मान लिया उनने, फाइनली संगोली की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा जब हमारा गोरखा वाला चलेगा, तो ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1804 से 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये है 1905, है ना, गढ़वाली। हाँ, अगर सिर्फ गढ़वाल समाचार पत्र आता तो ये हो जाता है इसका आंसर 1902, ठीक। तो गढ़वाली है 1905, अगर खाली गढ़वाल समाचार पत्र तो 1902। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं? ये हैं हमारे शेखर पाठक जी, ऑप्शन डी, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरखा शासन में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर क्या था? ये था हमारा कुशी कर, ब्राह्मणों पर लगता था। अभी गोरखे लोग इतने मतलब जालिम टाइप के थे ना, ये क्या बोलते थे? ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, लेकिन तो अपना बोझा क्या बोलते थे? सिर में ढो। तो इसलिए ये क्या बोलते थे कि सही नामक कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? तानपुरा, ऑप्शन डी। ये ढोल दमाऊ यहाँ हुआ ही, आप लोग जानते हैं। रणसिंगा भी होता ही है, रणसिंगा हम जब आगे पढ़ेंगे ना, तो रणभूत नृत्य वगैरह जो ये सारी चीज़ें ये चलता है। हुड़गा हमारा हुआ ही, हुड़ की बोल वगैरह, तो ये तानपुरा नहीं होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देख लेते हैं, कालसी शिलालेख संबंधित है, ये अशोक से संबंधित हुआ, सभी को पता है, देहरादून वाला। हम देखेंगे इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इसको एंशेंट हिस्ट्री में। उत्तराखंड में चलने वाली चार धाम परियोजना निम्नलिखित में किस कार्य से संबंधित? ये करंट का क्वेश्चन है। ये चार धाम यात्रा से लगता है ना, मंदिरों के अनुरक्षण से, इसमें हर कोई इसमें ही मारेगा, लेकिन इसका राइट आंसर है क्या हमारा? ऑप्शन बी, सड़क निर्माण, ठीक। तो हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे हो गए कितने क्वेश्चन? 66 तक पहुंच गए हम, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, सरकार की गोल्डन कार्ड योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हर किसी को पता है गोल्डन कार्ड मतलब मेरा गोल्डन कार्ड बना है यार, इसलिए मेरा खर्चा बच गया, नहीं तो बहुत खर्चा लग जाता है हॉस्पिटल में, नहीं बोलते हैं लोग। तो निःशुल्क उपचार हेतु, ये ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ जाते हैं, हमारे 68 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम बढ़ जाएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 69 में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 69, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर क्या थी? 78.82। जनगणना जब पढ़ाऊंगा तो मस्त तरीके से सारे डेटा आपको मैं लिखाने वाला हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, ठीक। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की? अब देखो यार, कहाँ का क्वेश्चन पूछा है, 2013 का क्वेश्चन, 2013 का करंट अफेयर पूछा है इसने। ये है निर्भया योजना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? ये है होप पोर्टल, ऑप्शन ए। ठीक, ये करंट वाले क्वेश्चन है। हाँ सब, अब जो फैक्ट वाले हैं तो उनमें सीधे ही देखते हैं यार, इनमें ज़्यादा क्या बात करनी है ना, जो तो सीधे सीधे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन हैं? तो इस टाइम थे सुखबीर सिंह संधू, लेकिन अभी ये नहीं है, अभी हैं कौन? अभी हैं वो लेडी यार, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, अभी बता दूंगा। हाँ, क्वेश्चन करते करते ही ध्यान आ जाएगा। अभी हो राधा रतोड़ी जी हैं अभी। हाँ, हमारे मुख्य सचिव ये नहीं है। अभी सीएस की बात करें तो अभी सुखबीर सिंह संधू जी नहीं है, ये सदा जी चले गए हैं। अब क्या, राधा रतोड़ी जी हैं हमारी। तो इसमें उस टाइम ये वाले होंगे, लेकिन अभी राधा रतोड़ी हैं, राधा रतोड़ी। ठीक, राधा रतोड़ी जी हैं। अब देखिए, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव भी हैं, ये भी याद रखना, ये पहली महिला मुख्य सचिव हैं, क्योंकि यही बनी है अभी तक, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? ये हैं हमारे नेगीदा, नरेंद्र सिंह नेगी जी। सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा उम्मीदवार विजयी हुआ? देखिए, बागेश्वर में जो उपचुनाव हुआ था, वो उपचुनाव हुआ था, ये चंदन दास जी यहाँ थे, है ना। तो यहाँ से ये चंदन दास जी की हो गई थी मृत्यु। इनके बदले में फिर इनकी उम्मीदवारी की थी पार्वती जी ने, पार्वती दास ने, इनकी वाइफ थी, है ना। तो ये इनकी वाइफ पार्वती दास उठी थी और ये जीत गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उत्तराखंड से लोकसभा में कितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ये हैं हमारे 5। देखिए, लोकसभा राज्यसभा इतने मस्त बनाऊंगा ना, पॉलिटी तो वैसे भी मुझे इतना मस्त लगता है ना पढ़ने में, पॉलिटी को तो मैं मतलब आपका इतना मस्त बना दूंगा, बहुत मज़ा आता है यार पॉलिटी पढ़ने में भी, है ना। पॉलिटी भी मस्त पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आ गया कल हमने हमारी कुमाऊं की तालों के अंदर देखना, मैंने क्या जोर मारा था, मैंने बोला था नैनीताल और चंपावत की तालों को देखना, यहीं से क्वेश्चन बनता है। मैं बोला था ना मैंने, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा तो। श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? आ गया, बताओ कहाँ, कौन से जिले में है? मैंने इतनी बार जोर मारा था, अब खुद ही बताओ आप लोग, कौन कौन सी, मतलब कौन से जिले में है? मैं नहीं बता रहा हूँ इसको, है ना। तो इसका राइट आंसर है चंपावत। हमने क्या क्या पढ़ा था उधर से, मैंने बोला था क्वेश्चन बनेगा तो इन दोनों तालों से बन जाएगा, श्यामला ताल और झीलमिल ताल, है ना, चंपावत की। और नैनीताल के अंतर्गत तो हमने पढ़ी थी नैनी झील, भीमताल, नौकुचिया ताल और ये सारी चीज़ें, है ना। 7 ताल हो गया। देखिए, मैंने एक चीज़ फिर ना, मैं जब गढ़वाल की ताल में बता रहा था तो मैंने एक चीज़ वहाँ बताया था कि हमारी जो ना खुरपा ताल छूट गई थी, जब मैंने कुमाऊं की ताल में पढ़ाई थी। तो खुरपा ताल को क्या बोलते हैं? जानवर के खुर के समान उसकी आकृति है। और नल दमयंती ताल को क्या बोलते हैं? अश्व खुर के समान। देखिए, अगर नल दमयंती ताल प्रॉपर नहीं आएगा तो 7 ताल भी दे सकता है वो। अगर 7 ताल के अंतर्गत भी वो अंदर घुस के पूछेगा तो उसके अंतर्गत फिर क्या हो जाएगी? नल दमयंती ताल। उसमें क्या, मछलियों को पकड़ने से भी मनाही है, ठीक है। कल ही लोग उसमें स्विमिंग करने गए थे, पता नहीं कौन क्या लेके रहते हैं वो लोग भी, है ना। तो ये हो गया। तो आप लोगों को कनेक्ट हो रही होंगी ना चीज़ें। हमने जो कुमाऊं के अंतर्गत तालें पढ़ाई थी, वहाँ पर देखना मैंने एक एक चीज़ को हाईलाइट कर करके मार्कर से बताया, आप लोग वहाँ पर देखना, बहुत मज़ा आएगा, है ना। निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? जब हमने उत्तराखंड की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमाएं बताई थी, ये भौगोलिक सीमाएं, अब बताओ आप लोग कौन सी बनाती है? ये क्या बोल रहा है? उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है, पश्चिम में बनाती है टोंस, और पूर्व में बनाती है कौन सी? काली, है ना। अलकनंदा, भागीरथी, तो ये बीच से बहती हैं, इनको हम देखेंगे पूरी डिटेल में। यहाँ भागीरथी निकलती है उत्तरकाशी से, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलते हुए उत्तरकाशी टिहरी होते हुए ऐसे आके यहाँ पर आएगी देवप्रयाग में टिहरी के। अलकनंदा आएगी सतोपंथ, ऊपर चमोली के सतोपंथ, अलगापुरी, बांक उगरो के बगल से दूध का सागर, क्षीर का सागर उगरो उसको बोलते हैं, वहाँ से होते हुए ऐसे केशव प्रयाग से होते हुए सरस्वती नदी निकलते हुए आगे विष्णु नंदकर्ण रुद्रदेव 5 प्रयाग आएंगे, 5 प्रयागों से होते हुए ऐसे आगे मिलते हुए फाइनली देवप्रयाग में मिलेगी। देवप्रयाग में दोनों के संगम से, सास बहू के संगम से, इनको सास बहू बोलते हैं, इनके संगम से होते हुए नदी आगे बढ़ेगी, दोनों की संयुक्त धारा को गंगा बोलेंगे। फिर वहाँ से गंगा माता बढ़ेंगे आगे को, टिहरी से फिर आ जाएंगे वो देहरादून, देहरादून से यहाँ से आ जाएंगे हरिद्वार को, हरिद्वार से राज्य से बाहर हो जाएंगे, यूपी के बिजनौर होते हुए ऐसे
गाजीपुर वगैरह, ये मतलब इस टाइप से सब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा यार बाद में। वेस्ट बंगाल वगैरह में जाके वो गंगा सागर में, बे ऑफ बंगाल में फाइनली गिर जाती हैं। भारत में इनकी लंबाई है गंगा की कितनी, 2525 किलोमीटर, और उत्तराखंड में इसकी लंबाई है 96, कहीं कहीं पर 110 भी दिया है यार, एनसीईआरटी में दिया है शायद। मैं जब ये गंगा मतलब ये रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, सारी डेटा आपको फैक्ट पूरे डिटेल में बता दूंगा, ठीक। तो आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखने वाले हम। देखिए मज़ा आ रहा है ना, जो जो हमने, देखो मैंने ये चीज़ें हर एक प्रॉपर उत्तराखंड के मैप में बनाया यार। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे उत्तराखंड का मैप वगैरह बना के ऐसे ऐसे आप लोगों को सब बताया था। यहाँ को टोंक जारी, यहाँ को काली जारी, है ना, यहाँ को हमने तराई देखा था, यहाँ को हमने हिमालय देखा था, यहाँ से फिर हमने सिरमौर, शिमला, किन्नौर वगैरह देखा था, यहाँ से फिर दारचूला, जैसे यहाँ है तो वहाँ पर दारचूला, है ना, बेताड़ी, डाडिलधुरा, कंचनपुर सब बताया था। यहाँ को मैंने बताया था कि यूपी के कितने 7 ज़िले लगते हैं, यहाँ से हमारे उत्तराखंड के 5 ज़िले लगते हैं। यहाँ से बरेली, यहाँ से यूपी की बात करें तो बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, है ना, बिजनौर, ये लगते हैं। यहाँ से फिर हमारे आ जाता है, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो उधम सिंह नगर, नैनीताल, फिर पौड़ी, फिर हरिद्वार, फिर हमारा ये देहरादून वाला रीजन। यहाँ से शिमला, मतलब ये शिमला, सिरमौर, किन्नौर, ये लग जाते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से शिंजियांग प्रांत लग जाता है ऊपर, चाइना का पूरा डिटेल में बताया है यार। आप जाना एक बार, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। हाँ, अब हम जनजातियाँ पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारी थारू जनजाति उत्तराखंड में है ही है, सबसे बड़ी जनजाति। अब ये पूछ क्या रहा है, उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, तो थारू तो है, सबसे बड़ी जनजाति है। ये यूएस नगर में, अधिकांश इसके यूएस नगर में मिलते हैं। भोटिया भी है, बिल्कुल है। ये हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, हमारी लगभग उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ वाले में देखेंगे तो इनकी उपजातियाँ अलग अलग फैली हैं। राजी हमारी सबसे छोटी जनजाति है, ये भी बिल्कुल है। ये हमारे पिथौरागढ़, चंपावत वगैरह में थोड़ी थोड़ी फैली है। सबसे कम जनजाति है, मतलब एकदम आदिम टाइप की जनजाति। अब ये गद्दी जनजाति नहीं है, ये गद्दी जनजाति एसपी है, यहाँ पर लिखा भी है एसपी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक। टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है। मैंने ये शायद कल भी बताया था, भागीरथी और भिलंगना हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी पर किसका संगम है बताइए। अलकनंदा और मंदाकिनी पर संगम है, यहाँ पर मतलब इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर जहाँ पर मिलती है, मतलब देखिए अलकनंदा में जहाँ पर मंदाकिनी मिलेगी, मंदाकिनी के किनारे क्या हमारा केदारनाथ। मंदाकिनी मैंने क्या होता था, चौराबाड़ी ताल से निकलती है। हमने जब वो पढ़ा था ना, चौराबाड़ी ताल पढ़ी थी, तो मैंने वहाँ पर बताया था कल, जब ताल में बता रहा था, तो ये गढ़वाल वाली, तो वहाँ पर से चौराबाड़ी ताल, गांधी सरोवर, उसको सरवदी ताल भी बोलते हैं। मैंने बोला था कि 1948 में गांधी जी की यहाँ हड्डियाँ डाली हुई थी, है ना। तो यहाँ से मंदाकिनी आएगी, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग में दोनों का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। फिर उसके बाद अलकनंदा और पिंडर, तो इसको क्या बोलते हैं, अलकनंदा। पिंडर हमारी पिंडारी ग्लेशियर से आएगी, है ना, पिंडारी ग्लेशियर से निकल कर अलकनंदा में मिल जाएगी, कहाँ पर, कर्णप्रयाग में, है ना। तो उसके बाद हमारी ये देखिए भागीरथी और अशीगंगा, ये तो ऊपर है डोडी ताल वगैरह से आते हुए, ये तो उत्तरकाशी में ही मिल जाती है। ये कोई पंचप्रयाग नहीं है। हाँ, ये भागीरथी और अशीगंगा जहाँ मिलती है, अशी अशोगंगा भी बोलते हैं इसको, ये कोई पंचप्रयाग नहीं है। ये भागीरथी भिलंगना जो है ना, ये भी कोई पंचप्रयाग नहीं है, ये है, इसका नाम है गणेश प्रयाग। इस वाले का नाम, ये जो भागीरथी और भिलंगना, ये गणेश प्रयाग है। ये अब गणेश प्रयाग क्या है ना, ये पुरानी टिहरी का नाम है जो डूब चुका है। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आप टिहरी डैम है यहाँ पर, ये भागीरथी भिलंगना जो है, भागीरथी भिलंगना के संगम पर क्या है, टिहरी बांध है। ये देखिए, ये क्वेश्चन ही यही है असली में, टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथी भिलंगना। नदी तंत्र पढ़ाऊंगा तो एकदम छप जाएगा आपके दिमाग में, फिक्र मत करो। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पर किया गया। ये है भागीरथी, हमारी उत्तरकाशी में है, ठीक। ये है उत्तरकाशी में भागीरथी, ऑप्शन बी है इसका। अब हम देख लेते हैं हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं। ये हमारी हिंदी स्टार्ट होगी। अब उत्तराखंड की क्वेश्चन समाप्त हुए टाटा बाय बाय उत्तराखंड को। देखिए अब आप लोग खुद ही बताइए यार, मज़ा आया कि नहीं आया उत्तराखंड पढ़ने में, है ना। तो पीवाईक्यू करने में मज़ा आया होगा। अब हम देख लेते हैं हमारे हिंदी में भी मज़ा आने वाला है। जितना मैंने साहित्य का पोर्शन पढ़ाया है ना, पक्का मिलेगा उसमें से, देख लेना। देखिए पहला ही क्वेश्चन मिलने वाला है, मैंने कल ही बताया है, कल ही पढ़ाया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बताइए अब आप लोग, मैंने कल ही बताया है, ये तो कल ही पढ़ाया है ना। ये मिला है आलोक पर्व पर, ठीक। देखना प्लेलिस्ट को खोलना, मैंने वहाँ मस्त पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने आलोक पर्व मैंने बताया भी, और ये सब मैंने बताए थे कि मैंने बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अशोक के फूल हैं,
ये भी उन्हीं के हैं। अशोक के फूल के साथ एक शीरीष के फूल भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। कुटुज है, कुटुज मैंने बताया था कि एक ऐसा पौधा होता है एकदम रफ एंड टफ कंडीशन में ये उगता है, मतलब एक सीख देता है कि मतलब कंडीशन कैसी भी हो तुम, मतलब परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन अंदर आदमी अपने अंदर से एक रफ एंड टफ हो तो वो कैसी भी सर्वाइव कर जाता है। मतलब देखिए यार, विषम परिस्थितियाँ तो हर किसी के साथ आती हैं ना। देखिए अगर अभी समय किसी का अच्छा चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो अच्छा ही चलेगा, और समय ख़राब चल रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब चलेगा। चीज़ें फ्लक्चुएट तो होती रहती हैं, अप्स डाउन तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, है ना। आपने बीपी का देखा होगा ना, PQRS करके, जो साथी अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे या कोई इंटरेस्ट रखते होंगे वैसे तो, अगर जो डेड हो गया उसका आ जाता है ना स्ट्रेट, तो उसका जो ECG का ग्राफ देखेंगे तो आप, है ना। तो ये हो गया हमारा इसका आलोक पर्व कुटुज। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये मैंने पहले ही इनकी रचना लिखी थी, मुझे अभी भी याद है। कल आप लोग प्लेलिस्ट खोलना और वहाँ पर देखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मैंने ये भी बोला था कि इनका जन्म वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, आप लोग ज़्यादा उम्र देखना। मैंने ऐसे ही उनका इनका मतलब मैंने इनकी मृत्यु के बारे में तो मैंने मृत्यु करके हेडिंग भी नहीं बनाई, मैंने खाली 79 लिख दिया था। 1979 भी नहीं लिखा मैंने, 1979 में नहीं लिखा, सीधे खाली 79 लिख दिया था, मुझे अभी भी याद है। तो मैंने इनकी फटाफट लिखी थी। पहला लिखा था मैंने बाण भट्ट की आत्मकथा। मैंने ये भी बताया था कि बाण भट्ट किसका दरबारी था, हर्षवर्धन का मैंने बताया था ना, हर्षचरित को भी तो लिखा था, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को रिकॉल हो रही होंगी चीज़ें। आलोक पर्व पर देखना ना, आप लोगों को मिल जाएगा। बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन हैं? तो बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक हैं पुरुषोत्तम डोभाल जी, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं हिंदी के नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। अभी तक देखिए ये हमारा लिटरेचर में से भी हमें क्वेश्चन मिल गया ना। फिर ये हमारे आगे हैं अब अलंकार। अलंकार को भी देख लेते हैं। फिर देखिए अलंकार में पूछा है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने का कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रूपक। देखिए ये उपमेय उपमान वाले ना तीन एक टाइप के होते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, ये अगर देखिए उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त की जाएगी तो उसका अलंकार होता है उपमा। मैं बताऊंगा जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल में मजा आएगा आपको। फिर उपमेय और उपमान में अगर ये निषेध रहित आरोप लिखा है इसने, या इसको भेद रहित आरोप भी बोलते हैं, भेद रहित आरोप होगा तो इसका राइट आंसर होता है रूपक। अगर एक और होता है, अगर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाएगी, मतलब वो उसमें मर्ज हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्ष्य अलंकार, है ना। फिर अनुप्रास अलंकार में तो रिपीट हो रही होती हैं चीज़ें, और इसमें यमक अलंकार में भी चीज़ें वो रिपीट, मतलब रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे अगर मैं अनुप्रास अलंकार की बात करूँ तो जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, यहाँ पर यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के दो अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे मैं अनुप्रास अलंकार की आपको उदाहरण दूं तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाई, मतलब वर्णों की आवृत्ति हो रही है वहाँ पर, मतलब तो की आवृत्ति हो रही है। अगर यमक अलंकार बोलूँ तो वहाँ पर शब्द का अलग अर्थ निकाला जा रहा है। यमक अलंकार के उदाहरण की बात करूँ तो कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिका, या खाई बोराई नहीं वा पाए बोराई, मतलब कनक कनकते शौगुनी, कनक और कनक दो शब्द आ रहे हैं, लेकिन कनक है तो एक ही ना, लेकिन उसके अर्थ दो हैं। क्या? एक का सोना, एक का धतूरा। या फिर दूसरा उदाहरण देखें तो चार बेर खाती है वे चार बेर खाती है, मतलब चार बेर खाती है वे चार बेर खाती है, मतलब चार बेर का मतलब, एक का मतलब तो बेर फल है, जो एक फल होता है। चार बेर खाती है, दूसरा बेर क्या है वो, मतलब टाइम की बात हो रही है कि मतलब 4 बार खाती है वो। दूसरा वाला क्या है? 4 बार खाती है। तो एक ही बेर के दो अर्थ लगाए जा रहे हैं वहाँ पर। ये है यमक अलंकार, है ना। पूरा इसका चीर फाड़ करके, पूरा क्वेश्चन का चीर फाड़ करके यहीं पर सारा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। यही तो क्वेश्चन कराने का फ़ायदा भी होता है। रिक्त भूमि, इसका पूरा चीर हरण कर डालेंगे, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर डालेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, कैसा है। देखिए एक ही ऑप्शन से, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम, है ना। देखिए हमने इसके साथ साथ ही उपमा अलंकार पढ़ लिया। देखिए एक क्वेश्चन में उसने सिर्फ एक ऑप्शन के लिए रूपक के बारे में पूछा है उसने सिर्फ। अगर मैं बोलता कि यहाँ पर कि इस उपमेय और उपमान में निषेध आरोप, मतलब उपमा और
उपमेय और उपमान का निषेध रहित आरोप में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर है रूपक। करके आगे बढ़ जाता तो कोई मतलब नहीं होता। अगर अब हमने क्या किया कि उस क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब नहीं होता ना, सीधे ऐसे कर दो। अब हमने क्या किया, रूपक अलंकार क्या होता है उसको भी पढ़ लिया, उसके बारे में भी जान गए, उपमा अलंकार के बारे में भी जान गए, उत्प्रेक्षा अलंकार के भी जान गए, यमक भी जान गए और अनुप्रास भी जान गए। मतलब 3, 2, 5 अलंकारों को यहीं पर जान गए हम एक क्वेश्चन के अंतर्गत में। हर क्वेश्चन में ऐसे ही पढ़ना। रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है क्या? रिक्त का मतलब क्या होता है कि वो दान में दी गई संपत्ति को बोलते हैं वैसे। अब यहाँ पर इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। तो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को संपत्ति अपने दान में ही तो दे रही है, कोई रुपये में। जैसे हमारे ईजा बाबू लोग हमें दे जाएंगे तो वो दान में ही तो देते हैं जो चीज़ देते हैं, है ना। तो वो चीज़ हुई। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट यार, ये क्वेश्चन बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगा यार मुझे। बसंत की कोकिल मुहारे का अर्थ है, और ये आयोग भी मुझे इतना गुस्सा आता है ना। और इसने भी इसका सही आंसर नहीं दिया। शायद उसने वैभवशाली गुणगान करने वाला दिया है इसका आंसर, और इसका आंसर ना यदा कदा प्रकट करना भी होता है। ये दोनों आंसर इसके माने जाते हैं यार। अब इसमें बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं कभी, है ना। फिर ये इस टाइप के क्वेश्चन चैलेंज हो जाते हैं। वैभवशाली गुणगान करने वाला भी इसका आंसर दिया है, और यदा कदा प्रकट करना भी दिया है यार। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन अब कम ही देते हैं। अगर दिया तो पक्का चैलेंज हो जाता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर वैभवशाली गुणगान करना भी होता है और यदा कदा प्रकट करना। अब इसमें से एग्जैक्ट आंसर कौन सा है वो पता नहीं चल पाता है ना। वैसे तो यदा कदा प्रकट करना भी है ही, क्योंकि बसंत का कोकिल हमेशा थोड़ी दिखती है वो। अब वैभवशाली गुणगान करना हो तो उसकी आवाज़ से वैभवशाली गुणगान करना, उसकी प्रतिभा का, उस हिसाब से इसको भी बोलते हैं कि यार वैभवशाली का गुणगान करना, है ना। हम चले जाते हैं अगले क्वेश्चन में। ऐसे जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन होते हैं ना, ये आते नहीं हैं। इनमें ज़्यादा, इस टाइप के क्वेश्चनों में ज़्यादा फंसे मत रहना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, दूसरे जो इजी क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन अन्य कर सकते थे उनको भी क्या करते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं। इसके चक्कर में हमारा समय चला गया होता है बहुत सारे। मैं इसमें और रिसर्च करूँगा, अगर कुछ होगा तो इसके मतलब मैं देखता हूँ, मतलब इसके उसमें रिजल्ट पर पहुँचूँगा। लेकिन वही सब जगह कॉन्ट्राडिक्टरी मिल रहा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? हिंदी ग्रामर को मैं मस्त शरीर से पढ़ाऊँगा। 7 अपभ्रंश होते हैं। हम मागधी, अर्धमागधी, शौर शनि करके ऐसे मैं पूरा पढ़ाऊँगा आपको। मागधी, अर्धमागधी, शौर शनि, प्राचर, खश, ऐसे करके पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं प्रॉपर इसकी लिस्टिंग करूँगा आप लोगों को। एक लिस्ट से ही आपको पूरी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। किताबों में तो पता नहीं क्या अंट शंट दिए रहते हैं यार। इतना गंदा इसका सत्यानाश किया है ना इसको समझाने वाले को। अब भ्रंश को किताब वालों ने इतने गंदे से समझाया है। मैं एक पूरी लिस्ट बना के समझाऊंगा आप लोगों को, एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा उसके लिए, डायग्राम जैसा, सब समझ में आएगा। तो ये पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? खश अपभ्रंश हुआ है। देखिए पहाड़ी हिंदी क्या है ना, पहाड़ी हिंदी से क्या होता है, ये पहाड़ी हिंदी क्या, खश अपभ्रंश है। देखिए खश अपभ्रंश से क्या होता है, ये खश अपभ्रंश है जो खश, इससे क्या होता है, पहाड़ी हिंदी निकलती है। पहाड़ी हिंदी से फिर क्या होता है, यहाँ पर हमारी इधर को पश्चिमी हिंदी आती है, पहाड़ी हिंदी। और फिर पहाड़ी हिंदी में से भी इधर हमारी गढ़वाली, हाँ आ रहा हूँ चलो, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली भी मानते हैं, कहीं पे कुछ मानते हैं। मैं प्रॉपर इसको लिस्टिंग से आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, सरकार शब्द किस भाषा का है? सरकार शब्द है हमारा फारसी। देखिए सरकार शब्द को हम कैसे, इसके लिए ट्रिक मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये बार बार पढ़ना याद हो जाएगा। सरकार, ये शौ से इधर को लाना, शौ रो, है ना, शौ रो, और इधर से ये शौ रो, इसको आगे को ले जाना, इसको पीछे को ले जाना, इसको आगे को ले जाना, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से प्रारूपण की विशेषता नहीं है। प्रारूपण मतलब बोलते हैं ड्राफ्टिंग को। देखिए लोअर विशेष में आता है ये प्रारूपण। में इसको सब बताऊंगा, हमारी हिंदी के सिलेबस में भी है, मोटा मोटा पूछता है वहाँ, ज़्यादा इस टाइप से ही पूछता है। लेकिन लोअर विशेष में अगर आप लोगों का प्री निकल गया है ना, लोअर विशेष में प्री निकल गया तो फिर मेंस होता है। मेंस में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, एक होता है हिंदी का, ठीक। हिंदी के पेपर में लेटर राइटिंग आता है, ड्राफ्टिंग बोलते हैं उसको, उसमें ये ड्राफ्टिंग वगैरह भी आता है। तो उसमें वो टिप्पणी बोलते हैं उसको, नोटिंग। तो वहाँ पर मैं ये चीज़ें आएंगी तो प्रॉपर इसको बता दूंगा आप लोगों को, फिक्र मत करना। तो इसमें क्या होता है, प्रारूपण की भाषा स्पष्ट हो, प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो,
प्रारूपण की भाषा विषयानुकूल हो, प्रारूपण की भाषा सरल हो। मतलब कि उसमें ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है ना, सीधे सीधे बात करें तो कि वो सीधे एकदम क्लियर कट चीज़ें बतानी होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लाग लपेट या उसमें कोई बहुत चीज़ें बढ़ा चढ़ा के नहीं बनानी होती है, तो उसको कोई अलंकृत नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त नहीं होनी चाहिए। मतलब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, भाषा स्पष्ट हो, बिल्कुल सही है। प्रारूपण की भाषा विषयानुकूल हो, मतलब विषय के अनुकूल होगी तो विषय से संबंधित हो, मतलब बिल्कुल सही है। विषय के अनुकूल तो नहीं होगी तो फिर वैसे ही गलत हो जाएगा। प्रारूपण की भाषा सरल हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलंकार युक्त हो, मतलब बड़ा चढ़ा के कोई चीज़ें नहीं बोलने, जो है वो बताना है सीधे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो देखिए इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला है पहला शब्द हमारा अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित बड़ी की मात्रा होती है, और ये सब गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, देखिए इनमें से अशुद्ध वाक्य ना ये सी वाला है, इसमें से अब अशुद्ध क्यों है मैं बताता हूँ आपको। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, एक तो ये संकट भी बोल रहे हैं, फिर आते ही हैं, या तो भी नहीं होना चाहिए था, या तो ही नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए अशुद्ध हो जाता है, और सही है। ठीक, इसको भी बताऊंगा वाक्य जब पढ़ेंगे, तो वाक्य के अंतर्गत शुद्धि अशुद्धि पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो तद्भव है। तो ये तो सब तत्सम है, इस्सु प्रस्तु अद्य, ये जोगी क्या है, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, चक्रपाणी बहुब्रीहि है, नील गगन ये कर्मधारय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगमन। वीणा पाणी ये भी है, और पीताम्बर ये भी है। वीणा पाणी मतलब ये सरस्वती को बोलते हैं, है ना। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार्षिकोत्सव में कौन सी संधि है, तो वार्षिकोत्सव वार्षिक धन उत्सव, तो ये कौन सी होगी, हमारी गुण संधि। संधि को पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों की, पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शब्द में प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग, इसके लिए हमें तोड़ना आना चाहिए शब्द को, प्र उपसर्ग है किस में पता चलेगा तभी। अब प्रत्यय में देखिए प्रत्यर्पण है जो है, इसमें देखिए प्रो सभी में है। अगर पहला जो साथी जो एकदम फ्रेशर होंगे तो वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो प्रत्यर्पण में अगर देखें तो हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिधन अर्पण, तो इसमें क्या है, यण संधि। प्रत्येक प्रतिधन एक अगेन यण संधि, फिर इसमें तो प्रत्यर्पण प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन एक, फिर प्रस्तुत में क्या हो गया, प्रस्तुत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रतिधन रोध, तो प्रति तोड़ के रोध हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो प्रति हो रहा है ना, और मतलब ये प्रो सिर्फ ऑप्शन सी में आ रहा है। ये संधि पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इनकी बेसिक चीज़ें होती है ना, समास तो खैर सिलेबस में है नहीं, संधि समास हम उपसर्ग प्रत्यय को पढ़ेंगे तो सब डिटेल में वहाँ समझ में आ जाएगी, फिक्र मत करना। ग्रामर को मस्त बना दूंगा आप लोगों की, आप फिक्र मत करना बिल्कुल भी। लिटरेचर देखिए, आप लोग खुद देखिए ना यार, लिटरेचर जिन्होंने जितना पढ़ा है उतना आ रहा है ना मस्त, उसमें से आए क्वेश्चन बने हैं ना, और मैंने उनमें जोर मारा था और वही क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद मैंने जितना उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन और जो भी उत्तराखंड की सीरीज़ कराई है उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन मैंने मारा था नहीं मारा था उनमें जोर, मैंने एक एक चीज़ बताई थी। आप लोग वहाँ खुद देखना, है ना, प्ले लिस्ट उठाना और मैच करना, खुद ही चीज़ें देख जाएंगी। इनमें से अज्ञ शब्द का विलोम है, अज्ञ का विज्ञ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML क्या है, HTML है हमारी वेब भाषा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं ना इसको, ये कंप्यूटर वगैरह सिखाते हैं तो वो लोग बेसिक में पढ़ा भी रहे होते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 का, इनमें से भाववाचक संख्या क्या है। भाववाचक संख्या मतलब ये संज्ञा पढ़ाऊंगा ना मैं, तो संज्ञा वहाँ पर प्रॉपर हम पढ़ेंगे। वैसे 3 प्रकार की होती है, अगर डिटेल में देखेंगे तो उसको 5 प्रकार की होती है ना, व्यक्तिवाचक, है ना, जातिवाचक और भाववाचक। अगर उसी को हम अगेन फिर फर्दर तोड़ देते हैं, 2 और आ जाते हैं उसमें, मटेरियल नाउन है वगैरह सब उसी में आ जाता है। ठीक, तो उसको मैं संज्ञा को पूरी डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, फिक्र मत करना। हम देखिए विकारी शब्द और हम शब्द जब पढ़ेंगे तो ना शब्द के अंदर आएगा शब्द। विकारी क्या, हमारे विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है, जो लिंग वचन कारक काल आदि के साथ बदल जाते हैं विकारी शब्द होते हैं। उसके अंदर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आते हैं हमारे। फिर अविकारी के सब क्या आते हैं, हमारा क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मयादि बोधक, ये हमारे आते हैं किसके अंदर, अभिकारी के अंदर और विकारी के अंदर। हम शब्द में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। शब्द भी हमारे 4 प्रकार से उनको डिवाइड किए रहते हैं, पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र इसको मत करना। तो इसका राइट आंसर हमारा इसका ये हो जाएगा वेब ब्राउज़र वाला भाषा, और इसका हो जाएगा गंगा, नहीं सॉरी भूख। भाववाचक का मतलब जहाँ पर हम भावना दिख रही है, ठीक, ये समझिए।
ठीक, जहाँ पर हमारे सेंटिमेंट से दिखते हैं। देखिए हाथी हो गया, सोना हो गया, ये नहीं आएंगे, भूख आएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, बादल राग। बादल राग कविता किसकी है? देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आपको याद आ रही होगी, मैंने क्या बोला था कि जो हमारे छायावाद के राइटर हैं ना, पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, मैंने बोला था इनमें से कोई सा भी आप पेपर उठा लेना, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन दिख जाएगा। तो हमारे ये पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा बोला था ना, ये निराला जी दिख गए ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनकी बादल राग कविता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम है कौन सा? मध्यम पुरुष हमारा क्या हो गया? तू हो गया, मैं, हम क्या हो गया? पहला वाला, फिर सेकंड वाला, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पूरा इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को जब सर्वनाम पढ़ेंगे। तो हम सर्वनाम क्या होता है वो पूरा डिटेल में बताऊंगा। इनमें से अगर मैं अभी उस चीज़ में जाऊंगा ना तो वो ग्रामर पार्ट का पार्ट ऐसा होता है, अगर मैं यहाँ बोलूँगा तो खाली कहानी जैसी बोलूँगा, आपकी समझ में आएगा नहीं। तो इससे अच्छा मैं वहाँ पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा, है ना। इनमें से उत्तराखंड के रचनाकार हैं, उत्तराखंड के रचनाकार हैं इनमें कौन? जीत सिंह नेगी जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देख लिया हमने, महादेवी वर्मा को हम पढ़ेंगे, राहुल शांकरत्यायन को भी पढ़ेंगे, है ना। अब हमारे ये जीत सिंह नेगी जी हैं, ये हैं उत्तराखंड के। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। देखिए ये संज्ञा में किसी को डाउट तो नहीं है, संज्ञा को मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, संज्ञा भाववाचक संज्ञा मतलब जहाँ पर भाव, देखिए भूख जो है ना, एक भाव तो है, एक भूख लगना मतलब एक क्या है हमारा सेंटिमेंट तो है, तो भाववाचक संज्ञा अपने आप ही उसमें पता चल जा रहा है। तो ये संज्ञा वगैरह में जब हिंदी ग्रामर बहुत जल्दी लिटरेचर को समाप्त करें, हिंदी ग्रामर बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, पूरी एक एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि पक्का आप लोगों की एक एक चीज़ क्लियर हो जाएंगी अगर आप लोग बड़ी शिद्दत से चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट इसका दूसरा मैं लेके आऊँगा, इसका दूसरा पार्ट जल्द ही, उसमें रीजनिंग और हमारी जीएस का पार्ट होगा। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। बाय बाय, टेक केयर।